हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी नॉन स्टॉप पर। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज से मैं आपके लिए हिंदी की क्लासेस स्टार्ट कर रहा हूं और ये जो है क्लासेस स्पेशली वीडियो री एग्ज़ाम के लिए होंगी, जिसमें मैं आपको 40 क्वेश्चंस कराऊंगा। हालांकि वीडियो के एग्ज़ाम में 50 क्वेश्चंस जो है पूछे जाते हैं, तो हिंदी के जो है 40 क्वेश्चंस मैं आपको डेली कराऊंगा। और ये जो है क्वेश्चंस आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे वीडियो एग्जाम के लिए। और ऐसा नहीं कि केवल वीडियो एग्जाम के लिए, कोई भी अन्य परीक्षा जहाँ पे हिंदी से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उन सभी के लिए क्लास हेल्पफुल होगी। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले दिया गया है, उपमान की संभावना होने पर कौन सा अलंकार होता है? तो दोस्तों, उपमान क्या होता है या उपमेय क्या होता है? उपमान और उपमेय ये जो है क्या होते हैं? तो उपमान जिससे तुलना की जाती है, जिससे तुलना की जाए उसको क्या कहते हैं? उपमान कहते हैं। और जिसकी तुलना की जाए, जिसकी तुलना की जाए वो क्या होता है? उपमेय। जैसे कि सीता का मुख मानो चंद्रमा है, सीता का मुख मानो चंद्रमा है। तो दोस्तों, यहाँ पे सीता का मुख ये क्या है? जिसकी तुलना की जाए, इसकी तुलना की जा रही है चंद्रमा से, तो जिसकी तुलना की जाती है वो क्या होता है? वो होता है उपमेय। तो सीता का मुख हो जाएगा उपमेय और चंद्रमा क्या हो जाएगा? उपमान। जिससे तुलना की जाए वो होगा उपमान। ठीक है, तो यहाँ पे जो है संभावना व्यक्त की जा रही है उपमान की, तो इसलिए जो है यहाँ पे हो जाएगा उत्प्रेक्षा। उत्प्रेक्षा में संभावना की जाती है, सीता का मुख मानो चंद्रमा है, यहाँ पे संभावना व्यक्त की जा रही है तो इसलिए उत्प्रेक्षा हो जाएगा। इसमें मनु मानो, जनु जानो ये सब शब्द आते हैं। जहाँ पे भी आपको मानो, जानो, जनु, मनहो ऐसा शब्द देखने को मिल जाएगा, वहाँ पे उत्प्रेक्षा होता है। रूपक में क्या होता है? रूपक में उपमेय को डायरेक्ट जो है उपमान बता दिया जाता है, वहाँ पे रूपक होता है। अगर यहाँ पे कहा जाता है सीता का मुख चंद्रमा है तो क्या होता है? रूपक होता। और इसी तरह उपमा होता है। उपमा में उपमेय को उपमान के जैसा बताया जाता है, उसमें तुलना की जाती है, तो उसमें जो है सा या सरिस ये सब शब्द आते हैं। जैसे कि सीता का मुख चंद्रमा जैसा है, तो वहाँ पे क्या होता? उपमा होता। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पे उत्प्रेक्षा हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला है, उधर गरजती सिंधु लहरिया कुटिल काल के जालों सी, चली आ रही फेन उगलती फन फैलाए व्यालों सी। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? तो रस बताना है आपको। तो कौन सा रस है यहाँ पे? भयानक रस है या श्रृंगार रस या शांत रस या भक्ति रस? तो दोस्तों, आपको पढ़ने से ही समझ में आ रहा होगा, यहाँ पे भयानक रस हो जाएगा। उधर गरजती सिंधु लहरिया, सिंधु मतलब समुद्र, समुद्र की लहर गरजते हुए आ रही है कुटिल काल के जालों सी। कुटिल मतलब दुष्ट, काल के जालों सी, चली आ रही फेन उगलती फन फैलाए व्यालों सी। व्याल मतलब क्या होता है? सांप। तो फन फैलाए व्यालों सी, यहाँ पे भयानक रस हो जाएगा। तो जिस काव्य को पढ़ने से भय की अनुभूति हो, भय का भाव आता हो, वहाँ पे क्या हो जाएगा? भयानक रस हो जाएगा। श्रृंगार रस जिसका स्थायी भाव क्या होता है? रति। भयानक रस का क्या होता है? भय होता है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है रति, जिसका मतलब होता है प्रेम। जिस काव्य को पढ़ने से प्रेम का भाव उत्पन्न होता हो, वहाँ पे श्रृंगार रस हो जाएगा। शांत रस जिसका स्थायी भाव क्या होता है? निर्वेद। इसमें ज़्यादातर आपको सांसारिक मोह माया जो है उससे दूर होने की बातें जहाँ पे मिलेंगी, वैसा भाव जहाँ पे आएगा वहाँ पे शांत रस होता है। ठीक है, भक्ति रस में भक्ति का भाव आता है, जिसका स्थायी भाव क्या होता है? अनुराग। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पे भयानक रस हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट है, री की मात्रा किस व्यंजन के साथ नहीं लगती है? तो दोस्तों, री की मात्रा जो है इस तरह से होती है, जैसे कि कृपा। तो यहाँ पे का में जो है री की मात्रा है, तो इसमें से बताना है किसके साथ नहीं लगती है। तो सा के साथ भी लगती है, पा के साथ भी लगती है, जा के साथ भी लगती है, रा के साथ नहीं लगती। रा के साथ जो है री की मात्रा नहीं लगती, तो यहाँ पे रा जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। पा के साथ लगाएंगे तो ऐसे लगेगी, इससे जो है शब्द क्या हो सकते हैं? पृष्ठ। जा से जो है जृंभिक हो सकता है। सा से फिलहाल कोई वर्ड नहीं याद आ रहा है, लेकिन सा के साथ भी जो है री की मात्रा लग जाती है, रा के साथ नहीं लगेगी। तो यहाँ पे जो है फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, मैथिली शरण गुप्त की कृति है, तो इसमें से बताना है कौन सी मैथिली शरण गुप्त की रचना है। यशोधरा, विष्णुप्रिया, भारत भारती या ये सभी हैं? तो दोस्तों, यशोधरा भी मैथिली शरण गुप्त की है, विष्णुप्रिया भी है और भारत भारती भी है। तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन राइट आंसर जाएगा, ये सभी। और इसके अलावा याद रखेंगे साकेत, साकेत भी मैथिली शरण गुप्त की है। हिंदू, हिंदू हो जाएगा। रंग में भंग, रंग में भंग। और इसके अलावा चंद्रहास,
चंद्रहास और जय भारत, जय भारत और प्रदक्षिणा। तो ये जो है कुछ है मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं। तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ पे, तो इनको आप याद रखेंगे। तो ये सभी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट है, रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो दोस्तों यहाँ पे रचनाएं दी गई हैं रामधारी सिंह दिनकर की, ये सभी रचनाएं हैं। रश्मि रथी, परशुराम की प्रतीक्षा, परशुराम की प्रतीक्षा, कुरुक्षेत्र और उर्वशी। इसमें से किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार रामधारी सिंह दिनकर जी को प्राप्त हुआ था? तो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा उर्वशी। उर्वशी के लिए जो है रामधारी सिंह दिनकर को 1972 में जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। ज्ञानपीठ पुरस्कार सबसे पहले हिंदी भाषा में किसको मिला था? तो सबसे पहले मिला था सुमित्रानंदन पंत, सुमित्रानंदन पंत जी को मिला था। और इनकी रचना थी चिदम्बरा, चिदम्बरा के लिए जो है इनको मिला था 1968 में। और ज्ञानपीठ पुरस्कार कब से देना शुरू हुआ था? तो याद रखेंगे 1965 से इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पे उर्वशी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला है, दंत से उच्चारित वर्ण है। तो दोस्तों आप सभी को पता है कि हिंदी में जो है स्पर्श व्यंजन कितने हैं? 25, जिसमें जो है का वर्ग है, का वर्ग हो जाएगा। और उसके बाद जो है चा वर्ग, और उसके बाद टा वर्ग हो जाएगा, ता वर्ग, और उसके बाद पा वर्ग। और सभी वर्ग में जो है 5-5 व्यंजन है, तो इस तरह से 25 हो जाते हैं। का, चा, टा, ता, पा वर्ग। तो का वर्ग जो है ये कंठ से उच्चारित होता है। और चा वर्ग की बात करते हैं तो चा वर्ग जो है तालु से। और टा वर्ग जो है ये मूर्धा से। और ता वर्ग की बात करते हैं तो ये दंत से। और पा वर्ग की बात करते हैं तो पा वर्ग जो है ओष्ठ से। ठीक है, तो यहाँ पे दंत से उच्चारित तो वर्ण कौन सा है? तो दोस्तों ता वर्ग। ता वर्ग के जितने भी वर्ण हैं वो दांत से उच्चारित होते हैं, जिनमें उच्चारण करने के लिए दांतों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये जो है लाइन से होता है का, चा, टा, ता, पा। और सबसे पहले आपके गले में जो है कंठ की शुरुआत होती है, फिर जो है उससे थोड़ा सा और आगे आगे बाहर की तरफ तो जो है तालु आता है। मूर्धा जो है दांतों के पीछे वाला स्थान होता है, मूर्धा उसके बाद रहेगा, और फिर दांत, और फिर जो है ओष्ठ। तो इनका आप जो है क्रम याद रखेंगे, और इसी तरह का, चा, टा, ता, पा का क्रम आप याद रखेंगे तो आसानी से आप कर पाएंगे। तो दंत से उच्चारित वर्ण कौन हो जाएगा? ता वर्ग। तो दोस्तों यहाँ पे पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, अब दिया गया है चा वर्ण का उच्चारण स्थान है। तो चा वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा हो जाएगा? तो का वर्ग का मैंने आपको बताया था, का वर्ग जो है कंठ से होता है, और चा वर्ग जो है तालव्य। तो यानी कि पहला ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर है तालव्य। और बाकी जो है टा वर्ग जो है मूर्धा से, और ता वर्ग जो है दंत से, और इसके बाद जो है पा वर्ग, पा वर्ग जो है ओज से। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन ए राइट आंसर होगा तालव्य। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला है, निम्न समूहों में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? तो दोस्तों यहाँ पे बताना है किस समूह की वर्तनी शुद्ध है। दिग्विजयी, कृतघ्न, क्षितिज। तो दिग्विजयी ये जो है बिल्कुल सही लिखा है, कृतघ्न भी सही है, क्षितिज भी सही है। तो यानी कि पहला ऑप्शन ही यहाँ पे राइट आंसर होगा। इसमें जो है सभी शब्द सही है। बाकी यहाँ पे शिखर, शिखर नहीं होता है, शिखर होता है, इस तरह से लिखा जाएगा। और प्रकृति, तो प्रकृति जो है कैसे लिखा जाता है? इस तरह से। मस्तिष्क, मस्तिष्क भी गलत है, मस्तिष्क जो है इस तरह से लिखा जाता है। और जयश्री, तो जयश्री में जो है जयश्री इस तरह से लिखा जाएगा। और दैहिक नहीं होता है बल्कि दैहिक होता है, तो यहाँ पे ए की मात्रा होती है, दैहिक हो जाएगा। और स्त्रियां नहीं होता है, स्त्रियां होता है, यहाँ पे चंद्रबिंदी लग जाएगी, स्त्रियां। वर्तमान सही लिखा है। अभिलाषा, तो अभिलाषा नहीं होता है, अभिलाषा होता है, छोटी की मात्रा होती है भा पे, तो अभिलाषा हो जाएगा। और अति शीघ्र में भी तापे छोटी की मात्रा होती है, अति शीघ्र, अति शीघ्र। ठीक है, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन राइट आंसर जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट है, हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीव के आधार पर किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा भेद
इसके अंतर्गत नहीं आएगा। तो दोस्तों हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीभ यानी कि जिह्वा के आधार पर किया जाता है, तो जिह्वा के आधार पर 3 तरह से हिंदी स्वरों का वर्गीकरण किया जाता है। एक हो जाता है आपका अग्रस्वर, एक मध्य स्वर, एक पश्च स्वर। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? विव्रत स्वर। विव्रत स्वर जो है ये इसका राइट आंसर होगा। अग्रस्वर में जो है कौन कौन से स्वर आते हैं? तो अग्रस्वर में आपका जो है छोटी ई और बड़ी ई दोनों ई आ जाते हैं, और ए और ए। तो इसमें जो है जीभ का अगला हिस्सा प्रयोग होता है उच्चारण करने में। और मध्य स्वर के लिए जो है केवल एक ही आएगा, छोटा आ, जिसको उदासीन स्वर भी कहते हैं। उदासीन स्वर अगर पूछा जाए किस स्वर को कहा जाता है, तो उदासीन स्वर कहते हैं छोटा आ को। और पश्च स्वर में कौन से आएंगे? तो जो बाकी बचे हैं, बड़ा आ हो जाएगा और दोनों ऊ हो जाएंगे, छोटा ऊ और बड़ा ऊ, और इसके अलावा ओ और औ। तो इनको उच्चारित करने के लिए आपको जीभ के पिछले हिस्से का प्रयोग करना होता है। तो ये हो जाते हैं पश्च स्वर। और इसके अलावा एक जो है आगत स्वर है औ, तो ये भी जो है पश्च स्वर में आएगा। विव्रत स्वर ये जो है मुख खुलने के आधार पर जो वर्गीकरण किया जाता है, तो उसका एक भेद हो जाएगा। मुख खुलने या मुख विवर के आधार पर जो है स्वरों का वर्गीकरण जो है 4 तरीके से किया जाता है। एक आपका हो जाता है समृत, एक हो जाता है अर्ध समृत, अर्ध समृत, और एक आपका विव्रत हो जाएगा, और एक हो जाएगा अर्ध विव्रत, अर्ध विव्रत। इसमें कौन कौन से स्वर आते हैं ये किसी और दिन बता देंगे, ठीक है, नहीं तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है फिलहाल राइट आंसर क्या हो जाएगा? विव्रत स्वर। ये जो है जीभ के आधार पर वर्गीकरण का भेद नहीं है। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला है वह अभिकारी शब्द जो 2 शब्दों, वाक्यों अथवा वाक्य खंडों को जोड़ते हैं कहलाते हैं। तो दोस्तों अभिकारी शब्द क्या होते हैं? तो अभिकारी शब्द जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है कभी भी, लिंग वचन या काल के आधार पर उन शब्दों में कोई परिवर्तन नहीं होता, उनको अभिकारी शब्द कहते हैं। तो जो अभिकारी शब्द 2 शब्दों या वाक्यों या वाक्य खंडों को जोड़ते हैं उनको क्या कहेंगे? उनको कहते हैं समुच्चय बोधक शब्द। तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन इसका राइट आंसर है, समुच्चय बोधक शब्द उनको कहते हैं। जैसे कि हो जाता है आपका या अथवा, या जो है वा, या पर, या लेकिन किंतु परंतु, लेकिन किंतु परंतु, और इसके अलावा जो है वरना, वरना, और बल्कि, और नहीं, या चाहे। तो ये सब क्या है? ये समुच्चय बोधक शब्द हो जाएंगे, और ये सभी क्या है? अविकारी शब्द हैं। तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब दिया गया है हिंदी की स्पर्श घोष महाप्राण ओष्ठ व्यंजन ध्वनि है। तो इसमें से आपको बताना है कौन सा व्यंजन है जो कि घोष भी है, महाप्राण भी है और ओष्ठ भी है। ऑप्शन है भा, दा, था और हा। तो दोस्तों ओष्ठ व्यंजन कौन से होते हैं? मैंने आपको बताया था जो पा वर्ग है, पा वर्ग के सभी व्यंजन क्या होते हैं? ओष्ठ होते हैं। तो इसी से आपको आंसर मिल जाएगा। पा वर्ग में आपका भा आ जाता है, ठीक है। बाकी जो है दा जो है ता वर्ग का है, तो ता वर्ग तो दंत होता है, तो ये दंत हो जाएगा। और था भी जो है ता वर्ग में ही आता है, ये भी दंत हो जाएगा। और हा जो है ये ऊष्म व्यंजन है। तो भा की बात करते हैं, ये ओष्ठ भी है और घोष भी है। घोष व्यंजन कौन से होते हैं? तो याद रखेंगे किसी भी वर्ग का तीसरा और चौथा और पांचवा ये घोष होते हैं। और जो अघोष व्यंजन होते हैं किसी वर्ग का पहला और दूसरा, ये जो है अघोष हो जाते हैं। अगर बात की जाए महाप्राण और अल्पप्राण की, महाप्राण और अल्पप्राण की, तो महाप्राण, महा में जो है 2 शब्द हैं, तो ये जो है सम है। महा में जो है क्या है? 2 अक्षर है, तो ये जो है सम है। तो इसमें जो है जो सम संख्या पे आते हैं दूसरा और चौथा, तो किसी वर्ग के दूसरे और चौथे व्यंजन जो है ये महाप्राण होते हैं। और अल्प में आप देखेंगे 3 अक्षर हैं, आ, आधा, ला, पा, तो 3 अक्षर हैं। तो इसमें जो विषम स्थान पे आते हैं पहला और तीसरा और पांचवा, किसी वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा जो व्यंजन होता है वो अल्पप्राण होता है। तो भा की बात करते हैं तो ये कौन सा हो जाएगा? पा, फा, बा, भा, ये चौथा हो जाता है। तो चौथा जो है ये महाप्राण में आएगा। और चौथा जो है घोष भी होता है, ठीक है। और ओष्ठ तो है ही है क्योंकि पावर का है, तो इसलिए भा जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला है
कूपन और बिगुल किस भाषा का शब्द है? तो दोस्तों कूपन और बिगुल ये किस भाषा का शब्द है? फ्रांसीसी या अंग्रेजी या पुर्तगाली या जापानी? तो दोस्तों कूपन और बिगुल ये है फ्रांसीसी भाषा के शब्द। ठीक है, तो ये विदेशी शब्द हैं और किस भाषा के? फ्रांसीसी भाषा के शब्द हैं। और इसके अलावा फ्रांसीसी भाषा के कुछ शब्द आप याद रखेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है। एक तो आपका हो जाएगा कारतूस, कर्फ्यू, कर्फ्यू, और इसके अलावा काजू, काजू हो जाएगा। मेन्यू, जो रेस्टोरेंट में आप जाते हैं मेनू से ऑर्डर करते हैं आप देख करके, मेन्यू वो जो है फ्रांसीसी भाषा का शब्द हो जाता है। इसके अलावा मेयर, मेयर और अंग्रेज, अंग्रेज भी फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। और रेस्तरां, रेस्तरां जो है ये भी फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। रेस्टोरेंट जो है अंग्रेजी भाषा का शब्द है, लेकिन रेस्तरां ये जो है फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। इसके अलावा होटल, होटल, और इसके अलावा ब्लॉग, ब्लॉग, और इसके अलावा सूप, ये जो है कुछ प्रमुख हैं जो कि फ्रांसीसी भाषा के शब्द हैं। तो इनको आप याद रखेंगे, इसका जो है स्क्रीनशॉट आप ले लेंगे। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है घुड़सवार शब्द निम्नलिखित में से क्या है? तो घुड़सवार कैसा है? रूढ़ है या योग रूढ़ है या यौगिक है या निरर्थक शब्द है? तो दोस्तों बनावट के आधार पर जो है शब्द के तीन भेद होते हैं। बनावट के आधार पर, बनावट के आधार पर, और वो भेद कौन कौन से होते हैं? तो आपका एक तो हो जाएगा रूढ़ शब्द, एक हो जाएगा यौगिक शब्द, और एक हो जाएगा योग रूढ़। तो रूढ़ शब्द क्या होते हैं? तो रूढ़ शब्द जो है जो किसी शब्द से मिलकर नहीं बने होते हैं। ठीक है, इनके जो है टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। तो रूढ़ शब्द में जैसे आपका हो जाएगा जल, तो जल शब्द जो है अपने आप में शब्द है, ये किसी से मिलकर के नहीं बना है। जैसे हो गया काम या कार्य या जो है कमल, ये सब रूढ़ शब्द हो जाएंगे। यौगिक शब्द क्या होते हैं? जो रूढ़ शब्दों से मिलकर के बने होते हैं। जैसे कि विद्यालय, तो विद्या और आलय से मिलकर के बन गया विद्यालय, आलय मतलब घर, विद्या का घर, तो ये हो जाएगा यौगिक शब्द। या जो है पीलापन, पीला और पन से बन गया पीलापन, या जो है दूध वाला, तो ये सब क्या है? ये जो है यौगिक शब्द हो जाएंगे। और योग रूढ़ शब्द क्या होते हैं? तो ये भी जो है मिल करके बने होते हैं रूढ़ शब्दों से या यौगिक शब्दों से, लेकिन ये जो है एक अलग अर्थ देते हैं। जैसे बहुब्रीहि समास होता है, बिल्कुल जो बहुब्रीहि समास के जितने भी उदाहरण हैं वो सभी योग रूढ़ शब्द में आएंगे। जैसे अब आपका हो गया पंकज, तो पंक धन अज से मिलकर के बना है। पंक मतलब कीचड़ और अज मतलब से जन्म लेने वाला, तो कीचड़ से जन्म लेने वाला हो जाता है पंकज, यानी कि कमल। ठीक है, या जो है लंबोदर हो जाएगा, लंबा है उधर जिसका, अर्थात श्री गणेश। तो पंकज ये जो है अलग अर्थ दे रहा है, लंबोदर एक अलग अर्थ दे रहा है, तो ये सब क्या हो जाएंगे? योग रूढ़। ठीक है, तो यहाँ पे जो है घुड़सवार की बात करते हैं, तो घोड़ा और सवार से मिलकर के बन गया घुड़सवार, तो ये जो है क्या हो जाएगा? यौगिक शब्द हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन तीसरा इसका राइट आंसर है यौगिक शब्द। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है समुद्र का पर्यायवाची निम्नलिखित में से कौन सा है? तो यहाँ पे समुद्र का पर्यायवाची आपको बताना है। मकरंद की बात करते हैं, मकरंद जो है शहद का पर्यायवाची होता है। और गण, गण की बात करते हैं, तो गण मतलब क्या होता है? समूह, ये समूह या झुंड का पर्यायवाची हो जाएगा। और वनिता, वनिता किसका पर्यायवाची होता है? वनिता पर्यायवाची होता है पत्नी का। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? रत्नाकर, रत्नाकर जो है समुद्र का पर्यायवाची हो जाएगा। और इसके अलावा समुद्र के पर्यायवाची आप याद रखेंगे जलधि, तो जहाँ पे धी लगा होगा वो ज़्यादातर जो है समुद्र के पर्यायवाची होते हैं। जैसे जलधि हो जाता है आपका, वारिधि हो जाता है। और इसके अलावा जो है समुद्र के पर्यायवाची याद रखेंगे पयोधि और अवधि, अवधि हो जाएगा। और इसके अलावा वारिस, वारिस हो जाएगा, अर्णव हो जाएगा। तो ये जो है कुछ हो जाएंगे समुद्र के पर्यायवाची। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है नदी, समुद्र, तालाब और गंगा, इन शब्दों के क्रमशः सही पर्यायवाची शब्दों को चुनिए। तो यहाँ पे जो है नदी का पर्यायवाची चुनना है। जानवी की बात करते हैं, तो जानवी जो है गंगा का पर्यायवाची होता है। तो आपको क्रमशः बताना है सही पर्यायवाची, तो नदी पहले आना चाहिए, तो गंगा जो है जानवी का होता है, तो ये तो गलत हो जाएगा ऑप्शन। तरंगड़ी जो है नदी का पर्यायवाची होता है, तो तरंगड़ी इसमें है पहले, इसमें है। रत्नाकर जो है समुद्र का होता है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। और फिर जो है समुद्र का पर्यायवाची होना चाहिए उसके बाद, तो जलाशय जो है तालाब का होता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो यानी कि तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा।
तरंगड़ी हो गया नदी का, रत्नाकर हो जाएगा समुद्र का, जलाशय हो जाएगा तालाब का, और जानवी हो जाएगा गंगा का। ठीक है, तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। फिर दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आप दिए गए हैं रात्रि का शुद्ध रूप निम्नलिखित में से कौन सा है। तो रात्रि जो है यहाँ पे ये गलत है। रात्रि का शुद्ध रूप होता है त्रा में छोटी की मात्रा होती है रात्रि। तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट है जानने की इच्छा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है। तो दोस्तों जानने की इच्छा के लिए क्या हो जाएगा, जिज्ञासा या जिज्ञासा या जिज्ञासा या जिग्नेश। तो जानने की इच्छा के लिए हो जाएगा जिज्ञासा, और जो जानने की इच्छा रखता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं जिज्ञासु। तो अगर सा होगा तो यानी कि वो इच्छा हो जाएगा, और जिज्ञासु मतलब इच्छा रखने वाला, मतलब लास्ट में सु लगा रहेगा तो इच्छा रखने वाला। इसी तरह से जीने की इच्छा, जीने की इच्छा के लिए जो है एक शब्द क्या हो जाएगा, तो जिजीविषा, जिजीविषा। और जीने की इच्छा रखने वाला को क्या कहेंगे, जिजीविषु, जिजीविषु हो जाएगा। और इसके अलावा जो है विजय पाने की इच्छा, ये भी पूछा जा सकता है, विजय पाने की इच्छा या जीतने की इच्छा। इसके लिए जो है एक वर्ड क्या हो जाएगा, तो विजय पाने की इच्छा के लिए जो है जिगीसा हो जाएगा, जिगीसा। और विजय पाने का जो इच्छुक होगा उसके लिए एक वर्ड क्या हो जाएगा, जिगीसु। और पीने की इच्छा के लिए जो है एक शब्द क्या हो जाता है, पिपासा। और पीने की इच्छा रखने वाला कौन होगा, पिपासु। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पे जिज्ञासा इसका राइट आंसर होगा। फिर दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब दिया गया है श्रोता के लिए किस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम या मध्यम पुरुषवाचक या अन्य पुरुषवाचक या उपयुक्त सभी। तो दोस्तों अगर हम सर्वनाम की बात करते हैं तो सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। एक आपका हो जाएगा पुरुषवाचक, पुरुषवाचक हो जाएगा। एक आपका हो जाएगा निश्चयवाचक, निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। एक हो जाएगा अनिश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक। और इसके अलावा जो है संबंधवाचक हो जाएगा, संबंधवाचक। और जो है प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक सर्वनाम। और इसके अलावा जो है निजवाचक, निजवाचक सर्वनाम। तो ये जो है 6 भेद होते हैं सर्वनाम के। और पुरुषवाचक सर्वनाम की बात करते हैं तो इसमें 3 भेद हो जाते हैं। एक आपका उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा जिसमें जो है वक्ता या लेखक, मतलब जो बोलने वाला होता है, तो वो जो है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। जिसमें कौन आ जाएगा, मैं और हम, या इससे बने हुए जो सर्वनाम होते हैं वो जो है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम में आ जाएंगे। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम में जो है श्रोता, वक्ता जिससे बोल रहा होता है, जिससे बात कर रहा होता है, वो जो है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। इसमें जो है कौन आ जाएगा, तुम या तू या आप, या इससे बनने वाले सर्वनाम। अन्य पुरुषवाचक में तो जिसके बारे में बात की जा रही होगी वो जो है अन्य में आ जाएंगे। इसमें जो है वह या वे, ये सब आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है फिलहाल श्रोता के लिए पूछा गया था, श्रोता के लिए किस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है, तो श्रोता होता है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला है यह गाय अधिक दूध देती है, उक्त वाक्य में अधिक विशेषण किसकी विशेषता बता रहा है, गाय की या दूध की या देने की। तो दोस्तों गाय की विशेषता बतला रहा है यह गाय अधिक दूध देती है। कितना दूध देती है, अधिक दूध देती है। तो अधिक जो है ये विशेषता बतला रहा है किसकी, दूध की। तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अधिक जो है किसकी विशेषता बतला रहा है, दूध की। तो ये जो है क्या हो जाएगा, अधिक क्या हो जाएगा, विशेषण। जो शब्द विशेषता बतलाते हैं किसी संज्ञा या सर्वनाम की वो क्या होता है, विशेषण। और जिसकी विशेषता बतलाते हैं वो कौन होता है, विशेष से। तो दूध क्या हो जाएगा, यहाँ पे दूध हो जाएगा विशेष से, दूध हो जाएगा विशेष से। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला है लड़का सोता है, ये वाक्य संबंधित है सकर्मक या अकर्मक या दोनों। तो सकर्मक जो है जहाँ पे कर्म होता है और अकर्मक जहाँ पे कर्म नहीं होता है। तो लड़का सोता है यहाँ पे जो है कोई कर्म नहीं है। और सकर्मक और अकर्मक की पहचान करने के लिए आप क्रिया से पहले क्या या किसे लगा करके अगर सवाल करते हैं तो जो है आपको पता चल जाएगा कि जो है वो सकर्मक क्रिया है या अकर्मक। तो क्रिया क्या है, सोता है।
तो क्या सोता है या किसे सोता है आप पूछेंगे तो सही इसका जो है एक प्रॉपर जवाब नहीं मिलेगा। तो यानी कि जो है ये क्या हो जाएगा, अकर्मक। ये वाक्य क्या हो जाएगा, वो कर्मक। ठीक है, इसमें अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। सोना जो है अकर्मक क्रिया हो जाएगी। जैसे कि राम फुटबॉल खेलता है, तो राम क्या खेलता है, तो यहाँ पे आपको जवाब मिल जाएगा फुटबॉल खेलता है। या राम मोहन को पैसे देता है, राम क्या देता है, तो राम पैसे देता है। किससे देता है, तो मोहन को देता है। तो क्या या किसी से भी अगर आपको जवाब मिल जाएगा तो वो जो है सकर्मक क्रिया होगी। अगर जवाब नहीं मिलता तो अकर्मक। तो यहाँ पे जो है लड़का सोता है, ये अकर्मक हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग को पहचानिए। तो कासीदाकार, कासीदाकार ये जो है पुल्लिंग हो जाएगा। कलाकार या कासीदाकार। तो स्त्रीलिंग या पुल्लिंग की पहचान करने के लिए आप जो है अच्छा अच्छी या मेरा मेरी या जो है वाक्य में प्रयोग करके इसको आप पहचान सकते हैं आसानी से। कासीदाकार पुल्लिंग हो जाएगा। ठीक है, वो अच्छा कासीदाकार है, ना कि अच्छी कासीदाकार है। ठीक है, कलाकार या कासीदाकार ये जो है पुल्लिंग में हो जाएगा। और जुराब, जुराब की बात करते हैं तो जुराब फट गई, जुराब मोजे को कहते हैं। तो जुराब जो है ये स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। आप कहेंगे मेरी जुराब, ना कि मेरा जुराब। ठीक है, तो ये स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा और यही जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी जो है पाजामा भी पुल्लिंग हो जाएगा। और घाघरा, घाघरा पहनती तो स्त्रियां हैं लेकिन ये शब्द जो है पुल्लिंग है। घाघरा आप कहेंगे अच्छा है या जो है मेरा कहेंगे, मेरी नहीं कहेंगे। ठीक है, तो घाघरा ये जो है पुल्लिंग शब्द है। जुर्राब यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है हाथी का स्त्रीलिंग होगा। तो हाथी का स्त्रीलिंग बताना है कौन सा होगा, हाथिन या हाथिनी या हथिनी या हाथिनी। तो हाथी का स्त्रीलिंग होता है हथिनी। तीसरा ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर है हथिनी। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है सूची 1 में दिए गए धातु को सूची 2 में दिए गए प्रत्यय से सुमेलित करना है। तो दोस्तों यहाँ पे जो है पाठ दिए गए हैं और इसके लिए कौन सा प्रत्यय होगा। तो पाठ में जो है प्रत्यय आपको इक नहीं होगा, ना ही आ होगा, ना आख, हो जाएगा अक। पाठ में अक मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, पाठक, पाठक। और चाल के साथ जो है कौन सा प्रत्यय लगेगा, तो चाल में जो है आक लगाएंगे तो हो जाएगा चालाक, चालाक। और झटक का प्रत्यय हो जाएगा आ, झटक में आ मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, झटका, झटका। और पशु का प्रत्यय हो जाएगा इक, पशु में इक जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, पाश्विक, पाश्विक। और पाश्विक की वर्तनी भी आप देख लीजिए। ठीक है, पाश्विक की सही वर्तनी क्या है, ये जो है सही वर्तनी है इसकी। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, पहले का जो है मिलान करना है डी से। पहले का डी केवल जो है दूसरे ऑप्शन में है, तो यानी कि यही जो है इसका राइट आंसर है। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है सावधानी में कौन सा प्रत्यय है। तो दोस्तों मूल शब्द है सावधान और इसमें जो है ई प्रत्यय आप लगाते हैं तो हो जाता है सावधानी। तो यहाँ पे जो है कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, ई प्रत्यय हो जाएगा। और ई प्रत्यय वाले जो है और शब्द आप याद रखते हैं, फांस में आप लगाते हैं ई तो हो जाता है फांसी। रेत, रेत में ई प्रत्यय लगेगा तो रेती हो जाएगा। इसी तरह खास, खास जो है मूल शब्द है और इसमें ई प्रत्यय लगाएंगे तो हो जाएगा खांसी। देश में जो है ई प्रत्यय लगाएंगे तो देसी हो जाएगा। भार, भार में ई प्रत्यय लगते ही भारी हो जाएगा। और धन में ई प्रत्यय लगता है तो धनी हो जाता है। क्रोध में ई प्रत्यय लगेगा तो हो जाएगा क्रोधी। तो ये जो है कुछ ई प्रत्यय वाले शब्द हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जो है दूसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है संगम का संधि विच्छेद निम्नलिखित में से कौन सा है। दिया गया है समाधनगम, नहीं होगा। संधनगम भी गलत है। संगम, संग धन माँ ये भी गलत है। समधन गम हो जाएगा। चौथा ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और इसका रूल क्या है, तो दोस्तों माँ, माँ के बाद अगर किसी भी वर्ग का, किसी वर्ग का कोई भी वर्ण आ जाएगा, किसी वर्ग का कोई भी वर्ण आ जाएगा तो माँ जो है बदल जाएगा किसमें, अनुस्वार में। या जो है उसी वर्ग का, जिस वर्ग का वर्ण आएगा उसी वर्ग का पंचम अक्षर, उसी वर्ग का पंचम अक्षर प्रयोग किया जाएगा हलंत के साथ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे माँ भी हलंत के साथ है, हलंत के साथ है यानी कि इससे जो है स्वर हटा लिया गया है। तो इधर भी व्यंजन है, यहाँ पे स्वर हटा लिया गया तो व्यंजन है, और इधर भी व्यंजन है। तो ये कौन सी संधि है पूछ लिया जाए तो ये हो जाएगी व्यंजन संधि। जब दोनों साइड व्यंजन होता है तो व्यंजन संधि होती है। तो यहाँ पे माँ के बाद आ गया गा, जो कि का वर्ग का, का वर्ग का जो है वर्ण हो जाएगा। तो किसी भी वर्ग का अगर वर्ण आएगा
माँ के बाद, तो यहाँ पे माँ का क्या बन जाएगा, अनुस्वार बन जाएगा, और फिर गम जो है ऐसे उतार लिया जाएगा तो बन जाएगा संगम। या जो है पंचम अक्षर भी आ सकता है उसी वर्ग का, जैसे कि यहाँ पे सम है तो यहाँ पे माँ की जगह पंचम अक्षर भी लिख सकते हैं। और कौन सा पंचम अक्षर लिखा जाएगा, तो का वर्ग का। तो यहाँ पे कैसे लिखा जाएगा, का वर्ग का जो है पंचम अक्षर कौन सा होता है, अंगा, अंगा, और हलंत के साथ आएगा। तो इस तरह भी संगम लिखा जा सकता है, लेकिन जो है अनुस्वार वाला ज़्यादा सही माना जाता है, और इस तरह भी लिखेंगे तो ये जो है गलत नहीं माना जाएगा। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि संताप। संताप को आप ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, संताप। और इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, सम धन ताप। ठीक है, तो यहाँ पे जो है या तो आप माँ का क्या कर देंगे, अनुस्वार कर देंगे, या जो है माँ का आप कर सकते हैं उसी वर्ग का, मतलब ता वर्ग का पंचम अक्षर कौन सा होता है, ना होता है। तो ना जो है हलंत के साथ आएगा, तो हलंत के साथ आने का मतलब है आधा ना आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आधा ना हो गया, तो इस तरह से समताप हो जाएगा। तो यहाँ पे फिलहाल चौथा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है, जिस समास में दोनों खंड समान हो, कोई प्रधान या गौण ना हो, उसे कौन सा समास कहते हैं। तो दोस्तों जिस समास में दोनों खंड या हम कह सकते हैं दोनों पद समान हो, कोई प्रधान या गौण ना हो, प्रधान भी ना हो और गौण मतलब द्वितीयक भी ना हो, यानी कि अप्रधान भी ना हो, तो उसे कौन सा समास कहेंगे। तो दोस्तों उसको कहते हैं द्वंद्व समास। दूसरा ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर है द्वंद्व। इसको हालांकि ऐसे लिखा जाना चाहिए, तो ये जो है फॉन्ट इस तरह से आ नहीं पाता इसमें, तो द्वंद्व जो है यहाँ पे इस तरह से आ रहे हैं, द्वंद्व समास। जैसे कि हो जाएगा माता पिता, इसमें कौन सा समास है, द्वंद्व। तो इसमें माता और पिता दोनों में से कोई भी हम नहीं कह सकते माता प्रधान है या पिता प्रधान है, या किसी को द्वितीयक भी नहीं कह सकते या गौर नहीं कह सकते हैं। ठीक है, माता पिता हो गया, या जो है रोटी दाल, रोटी दाल हो गया, तो रोटी और दाल में दोनों अपने आप में प्रधान है या नहीं भी है, मतलब कोई एक दूसरे से प्रधान नहीं है। या भला बुरा, भला बुरा, या जो है अन्न जल, अन्न जल, ये सब क्या हो जाएंगे, ये सब द्वंद्व समास के उदाहरण हो जाएंगे। तो फिलहाल यहाँ पे दूसरा ऑप्शन द्वंद्व समास यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब दिए गए त्रिभुवन शब्द में कौन सा समास है। तो त्रिभुवन में बताना है कौन सा समास है, कर्मधारय, तत्पुरुष, द्विगु या बहुब्रीहि। तो त्रिभुवन में हो जाएगा द्विगु समास, जहाँ पे पहला जो पद हो वो संख्यावाचक हो। पहला पद अगर संख्यावाचक होगा तो कौन सा समास होगा, वो जो है द्विगु समास हो जाएगा। जैसे कि त्रिभुवन में त्रि जो है पहला पद है, संख्यावाचक है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा। इसी तरह से चौराहा, चौराहा जो है ये द्विगु समास का उदाहरण हो जाएगा। चतुर्वेद, चार वेदों का समूह, तो ये भी द्विगु समास का उदाहरण हो जाएगा, क्योंकि चतुर जो है पहला पद क्या हो जाएगा, संख्यावाचक। या जो है दोपहर, दोपहर पहला पद संख्यावाचक, इसलिए यहाँ पे द्विगु समास हो जाएगा। लेकिन आप याद रखेंगे इनका अलग अर्थ नहीं निकलना चाहिए, अगर अलग अर्थ निकलेगा तो जो है वहाँ पे बहुब्रीहि समास हो जाएगा। जैसे कि ले लेते हैं त्रिनेत्र, त्रिनेत्र में पहला पद जो है संख्यावाचक है, लेकिन यहाँ पे द्विगु समास नहीं होगा, क्योंकि त्रिनेत्र का मतलब होता है शिव जी। यहाँ पे एक अलग अर्थ निकल रहा है। ठीक है, जहाँ पे एक अलग अर्थ निकलेगा वहाँ पे बहुब्रीहि समास होगा। ठीक है, प्रियोरिटी आपको बहुब्रीहि समास को देनी है, लेकिन अगर बहुब्रीहि समास ऑप्शन में ना दिया गया हो तब जो है द्विगु समास आप टिक कर सकते हैं। ठीक है, त्रिनेत्र हो गया, या जो है चतुर्भुज, चतुर्भुज मतलब क्या होता है, चतुर्भुज विष्णु जी को कहते हैं, चार भुजाओं वाले विष्णु जी, तो चतुर्भुज भी क्या हो जाएगा, ये जो है बहुब्रीहि समास का उदाहरण हो जाएगा, क्योंकि ये जो है विष्णु जी को समर्पित है ये शब्द। तो फिलहाल यहाँ पे द्विगु समास हो जाएगा, त्रिभुवन मतलब तीन भुवनों का समूह। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है, कार्य करने के बाद उसके बारे में जांच करना अर्थ वाली कहावत है। कार्य करने के बाद उसके बारे में जांच करना, पहला ऑप्शन है सांप निकलने पर लकीर पीटते रहना। तो सांप निकलने पर यानी सांप निकल गया उसके बाद लकीर पीट रहे हो, तो ये क्या हो गया, सांप निकलने पर लकीर पीटना मतलब मौका चूक जाने के बाद जो है व्यर्थ की कोशिश करना। ठीक है, तो ये तो यहाँ पे होगा नहीं। पानी पीकर जाति पूछना, ये जो है इसका राइट आंसर है, मतलब कार्य करने के बाद उसके बारे में फिर जांच पड़ताल करना, पानी पीकर जात पूछना जो है इसका अर्थ वाला कहावत हो जाएगा। ठीक है,
अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, यानी कि समय बीत जाने पर पछतावा करना क्या है, बेकार है। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर रहेगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है आठ आठ आंसू रोना मुहावरे का आशय है। तो दोस्तों आठ आठ आंसू रोना, ये जो मुहावरा है इसका मतलब क्या हो जाएगा, बहुत विलाप करना या किसी आत्मीय की याद आना या प्रिय के प्रवास पर रोना या दुखी होना। तो दोस्तों आठ आठ आंसू रोना का मतलब होता है बहुत विलाप करना। पहला ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, बहुत विलाप करना। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है मानस के हंस के लेखक का नाम है। तो दोस्तों मानस के हंस ये जो है क्या है, एक उपन्यास है। और ये जो है किसका उपन्यास है, प्रेमचंद का है या अमृतलाल नागर या जयशंकर प्रसाद या महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है दूसरा ऑप्शन, अमृतलाल नागर का उपन्यास है मानस के हंस। ठीक है, और मानस के हंस जो है इनका हो गया अमृतलाल नागर जी का। और इसके अलावा अमृतलाल नागर की रचनाएं आप याद रखेंगे, अमृत और विष, अमृत और विष। और इसके अलावा जो है खंजन नयन, खंजन नयन, अग्नि अग्निगर्भा, अग्निगर्भा जो है इनकी रचना हो जाएगी। और बिखरे तिनके, बिखरे तिनके। और इसके अलावा युगावतार, युगावतार और बात की बात, ये जो है इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हो जाएंगी अमृतलाल नागर की। फिर दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब दिए गए हैं कुछ है जो बराबर मुझे यहाँ खींच रहा है, वाक्य है स्थान बोधक संरचना या विनम्रता सूचक संरचना या विधि सूचक संरचना या कारण कार्य बोधक संरचना। तो दोस्तों कुछ है जो बराबर मुझे यहाँ खींच रहा है, तो यहाँ खींच रहा है, यहाँ से आपको पता चल रहा है ये स्थान बोधक जो है शब्द हो जाएगा। और ये जो है रचना कैसी हो जाएगी, स्थान बोधक संरचना हो जाएगी। तो यहाँ पे स्थान बोधक संरचना जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है वो वाक्य सरल वाक्य कहलाते हैं जिनमें। तो दोस्तों वाक्यों की बात करते हैं तो रचना के आधार पर वाक्य जो है तीन तरह के होते हैं। एक तो आपका हो जाएगा सरल वाक्य, एक हो जाएगा मिश्रित वाक्य और एक हो जाएगा संयुक्त वाक्य। तो सरल वाक्य में जो है एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है, तो उसको कहते हैं सरल वाक्य। एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय जहाँ पे हो तो उसको कहते हैं सरल वाक्य। जैसे राम स्कूल जाता है तो इसमें जो है एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय है, तो सरल वाक्य हो जाएगा। मिश्रित वाक्य में क्या होता है, तो जब एक सरल वाक्य होता है और दूसरा जो है आश्रित उपवाक्य होता है, एक सरल वाक्य होगा और उस पर आश्रित जो है दूसरा उपवाक्य होगा, तो उसको कहते हैं मिश्रित वाक्य। जैसे कि जब राम आएगा तब श्याम जाएगा, तो इसको जब आप बोलेंगे जब राम आएगा तो आपको लगेगा कि जो है अभी इसमें कुछ कहना बाकी है। तो मिश्रित में आप आसानी से पहचान सकते हैं कि इसमें जो है एक आश्रित उपवाक्य होता है। ठीक है, तो उसको कहते हैं मिश्रित वाक्य। और संयुक्त वाक्य में क्या होता है, इसमें जो है एक से अधिक सरल वाक्य जब समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े होते हैं तो उसको कहते हैं संयुक्त वाक्य। जैसे कि राम रोज पढ़ता है और कभी आलस नहीं करता, तो यहाँ पे राम रोज पढ़ता है और एक वाक्य हो गया राम कभी आलस नहीं करता, दोनों को और से जोड़ दिया गया। तो जब समुच्चय बोधक अव्यय से जो है जब वाक्य जुड़ेंगे, दो सरल वाक्य या दो से भी अधिक हो सकते हैं, तो उनको क्या कहेंगे, संयुक्त वाक्य कहेंगे। तो फिलहाल यहाँ पे तीसरा ऑप्शन जहाँ पे एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होगा वहाँ पे क्या होगा, संयुक्त वाक्य। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए। अब आप बताइए यहाँ पे संयुक्त वाक्य कौन सा होगा। आप बताएं कि आपकी समस्या क्या है, आप बताएं कि आपकी समस्या क्या है। तो आप बताएं कि इसके बाद जो है आपको लग रहा है कि आगे कुछ बाकी है, तो यानी कि जो है आपकी समस्या क्या है, ये जो है क्या हो जाएगा, आश्रित उपवाक्य। तो ये जो है मिश्रित वाक्य हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक जो है आश्रित उपवाक्य है और सरल वाक्य है एक। और मैं तुम्हारे साथ व्यापार करना चाहता हूं, तो ये जो है सरल वाक्य हो जाएगा। उसने खाना खाया और सो गया, तो यहाँ पे जो है समुच्चय बोधक अव्यय आ गया, उसने खाना खाया और वो सो गया, दो सरल वाक्यों को जोड़ रहा है और, तो ये जो है क्या हो जाएगा, संयुक्त। परिश्रम करके सफलता प्राप्त करो, ये जो है कैसा हो जाएगा, ये सरल हो जाएगा। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, संयुक्त वाक्य आपको बताना था, तो तीसरा ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा, उसने खाना खाया और सो गया। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है हमें सफलता मिलने तक प्रयास करना चाहिए, अव्यय की पहचान करें। तो हमें सफलता मिलने तक, तक जो है यहाँ पे अव्यय है। अव्यय भी अविकारी शब्द होते हैं,
अव्यय का मतलब जो कभी व्यय ना हो, यानी जिसमें कोई विकार ना आता हो, उसमें लिंग वचन या काल के आधार पर कोई परिवर्तन ना होता हो, उनको क्या कहते हैं? अव्यय कहते हैं। तो इसमें जो है तक जो है कैसा अव्यय है? समुच्चय बोधक है या क्रिया विशेषण है? तो समुच्चय बोधक जो दो शब्दों या वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं वो समुच्चय बोधक अव्यय होते हैं। और क्रिया विशेषण तो ऐसे शब्द जो क्रिया की विशेषता बतलाते हैं वो जो है क्रिया विशेषण होते हैं। जैसे कि वो तेज चलता है या वो निरंतर दौड़ता रहता है, तो तेज या निरंतर ये सब क्या हो जाएंगे? ये हो जाएंगे क्रिया विशेषण, जो कि क्रिया की पहचान बता रहे हैं, क्रिया की विशेषता बतला रहे हैं। और इसके अलावा जो है संबंध बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय जो है कौन से होते हैं? तो संज्ञा या सर्वनाम का किसी अन्य संज्ञा या सर्वनाम से जो संबंध का बोध कराते हैं वो होते हैं संबंध बोधक अव्यय। तो यहाँ पे जो है सफलता मिलने तक ये हो जाएगा संबंध बोधक अव्यय। ठीक है, यहाँ पे तीसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। और विस्मयादि बोधक अव्यय तो आप आराम से पहचान सकते हैं, जहाँ पे आश्चर्य या हर्ष या शोक या घृणा आदि का बोध होता है वो अव्यय क्या कहलाते हैं? विस्मयादि बोधक अव्यय। जैसे कि छी, जिससे जो है घृणा का बोध हो रहा है, या अरे, आश्चर्य का बोध जहाँ पे होता हो, या वाह, तो ये सब जो है क्या हो जाएंगे? विस्मयादि बोधक अव्यय हो जाएंगे। तो तक जो है ये कैसा अव्यय है? संबंध बोधक अव्यय। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है मोहन ने चोर को पीछे से पकड़ लिया। वाक्य है मोहन ने चोर को पीछे से पकड़ लिया। स्थान बोधक, विनम्रता सूचक संरचना, दिशा बोधक, विधि सूचक। तो दोस्तों पीछे से पकड़ लिया, तो जहाँ पे आगे से पीछे से दाएं बाएं ऐसा कुछ है तो वो हो जाएगा दिशा बोधक। तो यहाँ पे दिशा बोधक संरचना हो जाएगी। फिर दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आप दिए गए हैं मैं 3 मिनट में आ रहा हूं। में कौन सा कारक है? कर्ता कारक है या संबंध कारक या अधिकरण कारक या संप्रदान कारक? तो दोस्तों कर्ता कारक की विभक्ति होती है ने, जहाँ पे ने विभक्ति आएगी वहाँ पे कर्ता कारक होगा। संबंध कारक की विभक्ति होती है का, की, के, या जो है रा री रे, मेरा, तुम्हारा, ये सब जो है रा री रे। और अधिकरण कारक की विभक्ति क्या होती है? में या पर। तो मैं 3 मिनट में आ रहा हूँ, मैं आ गया यहाँ पे, तो यहाँ पे कौन सा कारक हो जाएगा? अधिकरण कारक। संप्रदान कारक की विभक्ति क्या होती है? के लिए, तो यहाँ पे अधिकरण कारक हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है लड़का पेड़ से गिरा में कौन सा कारक है? दिया गया है संप्रदान कारक। तो संप्रदान कारक की विभक्ति क्या होती है? के लिए। और कभी कभी संप्रदान कारक की विभक्ति को भी होती है। को जब देने के सेंस में आए, जब किसी को कोई चीज़ दी जाती है लेकिन वापस ना ली जाए, तो वहाँ पे अगर को आएगा तो वहाँ पे संप्रदान कारक होगा। जैसे कि राजा गरीब को कंबल देता है, तो राजा ने गरीब को कंबल दिया तो दान दे दिया, तो वापस तो लेगा नहीं, तो इसलिए वहाँ पे क्या हो जाएगा? संप्रदान कारक हो जाएगा। लेकिन राम ने मोहन को पीटा या राम ने मोहन को पैसे उधार दिए, तो यहाँ पे जो को आएगा वो जो है कर्म कारक होगा। को जो है कर्म कारक की विभक्ति होती है और देने के संबंध में, लेकिन जब वापस लेना हो, जैसे उधार दिया, जब उधार दिया होगा तो यानी कि वापस भी लेना है। राम ने मोहन को उधार दिया पैसे, तो यहाँ पे वापस भी लेगा, उधार दिया है, तो इसलिए यहाँ पे जो को होगा वो कर्म कारक की विभक्ति होगी। और अपादान कारक की विभक्ति कौन सी होती है? तो अपादान कारक की विभक्ति होती है से, और से जो है अलग होने के संबंध में, अलग होने या दूर होने के संबंध में। ठीक है, जब से आएगा तब जो है वहां पे कौन सा कारक होगा? अपादान कारक। जैसे कि पेड़ से पत्ते गिरते हैं या लड़का पेड़ से गिरा, तो लड़का पेड़ से गिरा तो पेड़ से अलग हो रहा है या दूर जा रहा है, तो यहाँ पे जो से विभक्ति आएगी वो जो है अपादान कारक होगा। यहाँ पे तीसरा ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। और से विभक्ति करण कारक की भी होती है। करण कारक की विभक्ति क्या होती है? से या के द्वारा। तो जहां पे से किसी साधन के रूप में आएगा या के द्वारा का सेंस देगा, वहां पे जो है करण कारक होगा। जैसे कि राम चाकू से फल काटता है, हम राम चाकू से फल काटता है को राम चाकू के द्वारा फल काटता भी कह सकते हैं। तो से का सेंस जब के द्वारा के अर्थ में आएगा तो वहां पे जो है करण कारक होगा। तो यहाँ पे फिलहाल जो है अपादान कारक हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है यायावर का अर्थ है। तो दोस्तों यायावर का अर्थ क्या होता है? जिसके जीवन का कोई निश्चित उद्देश्य ना हो, तो ये नहीं होगा। किसी भी वस्तु को अकस्मात प्रस्तुत करने वाला, ये भी नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर आएगा एक स्थान पर टिककर ना रहने वाला। तो एक स्थान पर जो टिककर नहीं रहता है, यानी कि उसका कोई निश्चित ठिकाना नहीं रहता, जिसको हम कह सकते हैं खाना बदोश।
खानाबदोश या जो घुमंतू मनुष्य होते हैं, घुमंतू, तो इनका कोई निश्चित ठिकाना नहीं होता, कभी आज यहाँ है कल वहाँ है, तो इनको क्या कहते हैं, यायावर। तो तीसरा ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। चौथे ऑप्शन में दिए गए इधर उधर निरुद्देश्य से घूमने वाला, तो निरुद्देश्य यानी बिना किसी उद्देश्य के, बिना मतलब के जो है घूमने वाला, तो ये यहाँ पे नहीं होगा। खानाबदोश जो होते हैं उनका भी कोई उद्देश्य होता है, वो जो है भोजन की तलाश में या रोजगार की तलाश में इधर उधर घूमते रहते हैं, उनका निश्चित ठिकाना नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है तीसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है अंतेवासी का अर्थ है। तो अंतेवासी मतलब क्या होगा, अन्य स्थान पर रहने वाला नहीं होगा, अकेला रहने वाला ये भी नहीं होगा। अंतेवासी का अर्थ होता है गुरु के समीप रहने वाला शिष्य। तीसरा ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर आएगा, गुरु के समीप रहने वाला शिष्य। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद हैं। कितने भेद होते हैं रचना की दृष्टि से क्रिया के, 3, 2, 4 या 5। तो दोस्तों रचना की दृष्टि से क्रिया के 2 भेद होते हैं, एक हो जाता है अकर्मक, अकर्मक और एक सकर्मक। सकर्मक, अकर्मक में जो है कर्म नहीं होता, कर्म की आवश्यकता नहीं होती, और सकर्मक जो है, सकर्मक में कर्म की आवश्यकता होती है। तो रचना की दृष्टि से क्रिया के 2 भेद हो जाएंगे, अकर्मक और सकर्मक। तो दोस्तों यहाँ पे दूसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर आएगा। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और जो दोस्त नए हैं चैनल पर वो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेंगे, ताकि अगला वीडियो अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।